अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबराज चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यह है एंजाइम कैटालिसिस, यानी कि एंजाइम को एज अ कैटलिस्ट अगर मैं किसी प्रोसेस में यूज करूं तो उसकी क्या डिटेल्स हो सकती हैं, इस सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटो कैटालिसिस एंड एंजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ऑटो का मतलब होता है खुदकार, कैटालिसिस कैटलिस्ट का प्रोड्यूस करना है या कैटलिस्ट का इन्वॉल्व करना है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट कैटलिस्ट के तौर पे काम करना शुरू कर दे, वो ऑटो कैटालिसिस कहलाता है। यानी कि खुदकार उसने अपने लिए कैटलिस्ट बना लिया और जैसे जैसे वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज करती जाएगी, आपका जो रिएक्शन है वो स्पीड अप होता जाएगा। सो टेक्निकली ऑटो कैटालिसिस इज लाइक अ ऑटोमेटिक सिस्टम जिसमें कैटलिस्ट प्रोड्यूस होता है इन प्रोडक्ट में और वो स्पीड अप करता जाता है रिएक्शन को। सो मैं यहां लिखूंगा इन अ केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट formed act as catalyst। एक केमिकल रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट बनी और वो कैटलिस्ट का काम शुरू कर दे तो ये प्रोसेस कहलाएगा क्या, ऑटो कैटालिसिस, और ये कैटलिस्ट कहलाएगा ऑटो कैटलिस्ट। सो इन अ केमिकल रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म एक्ट एज अ कैटलिस्ट, दिस इज कॉल्ड ऑटो कैटालिसिस। अब स्टूडेंट इसकी एग्जांपल है, कॉपर जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो नाइट्रस एसिड बनाता है। सी दिस इज अ डिफरेंस, दिस इज नाइट्रिक एसिड, this is nitrous acid due to the difference in oxidation state of nitrogen। ये कैटलिस्ट का काम करता है रिएक्शन में और जैसे जैसे ये बनता जाता है रिएक्शन स्पीड अप होता जाता है। हम यूजुअली ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करते हैं, उसके लिए KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। हमने देखा होगा हम उसे एसिडिक एनवायरनमेंट में ऑक्सीडाइज कराते हैं, हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं डाइल्यूट, ताकि रिएक्शन कैटालाइज हो। होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये है एक ऑक्सैलिक एसिड, आपने इसको ऑक्सीडाइज कराया तो उससे प्रोड्यूस हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये दो बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई। या हम यूँ समझ लें, मैं अगर डिफ्रेंशिएट नहीं करता तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई। इसमें ये जो MnSO4 है, दिस इज एक्चुअली अ ऑटो कैटलिस्ट। ये क्या करता है, जैसे बनना शुरू होता है वैसे वैसे रिएक्शन कैटालाइज करना शुरू कर देता है। जिस तरह इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जाती है। क्यों, ये ऑटो कैटलिस्ट का काम कर रहा होता है। और ये प्रोसेस जिसमें कैटलिस्ट एज अ प्रोडक्ट बन रही हो और वो रिएक्शन को स्पीड अप करती जाए तो हम उसे ऑटो कैटालाइसिस कहते हैं, और ऐसी प्रोडक्ट को ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। और भी बहुत से रिएक्शन है जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट का काम कर रही होती है। लेकिन चूंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें दो एग्जांपल्स जरूरी हैं, लिहाजा आप सिंपली ये दो एग्जांपल मेंशन कीजिएगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि इसको बैलेंस करना एक मुश्किल काम है, बट समहाउ इट इज अ पार्ट ऑफ आवर बुक, तो हमें ये जरूर याद होनी चाहिए दोनों एग्जांपल। इसमें सारी कैटलिस्ट के तौर पे काम नहीं करती, सिर्फ ये करती है, एंड सेम फॉर दिस वन। मैंने इसमें मेंशन ही एक की है, इसके अलावा भी प्रोडक्ट होती हैं। अब हम स्टूडेंट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, वो टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। ये वैसे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो इनका मैकेनिज्म है, जो माइकोलिस और मेंटर ने प्रोड्यूस किया था, बताया था, एंड लोकेन की मॉडल है जिसमें बताया जाता है कि किस तरह एंजाइम अपनी सरफेस पे सबस्ट्रेट को जोड़ता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस तो करेंगे, लेकिन ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इनमें सबसे ज़्यादा चांसेस जो हैं वो इन तीनों में से किसी एक पार्ट के होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एंजाइम से। एंजाइम है क्या, एंजाइम असल में यूं समझ लें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं, जो करती क्या है, ये सुपर कैटलिस्ट होते हैं, बेहतरीन कैटलिस्ट होते हैं, नेचुरली अकरिंग कैटलिस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल यीस्ट बनाती है इनको, हमारे लिविंग सेल्स के अंदर होते हैं। ये काम इनका क्या है, लिविंग सेल्स के अंदर कैटालिसिस का प्रोसेस करना।
So enzymes are nothing but a complex protein which usually do a catalysis in living cells. So मैं अगर इनकी definition लिखना चाहूँ तो मैं कुछ यूं लिखूंगा, enzymes are catalysts. स्टूडेंट इसको बायो कैटलिस्ट भी कुछ कई लिटरेचर्स में लिखा होता है एंजाइम को कि दे आर द बायो कैटलिस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंजाइम्स आर द कैटलिस्ट और बायो कैटलिस्ट. दे आर complex protein molecules which catalyze reactions in living cell. एंजाइम्स क्या हैं? कैटलिस्ट हैं. किस 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 चीज के? ऑर्गेनिक, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं. कहाँ पाए जाते हैं? लिविंग सेल्स के अंदर. काम क्या है इनका? वो लिविंग सेल्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको कैटलाइज करना. फॉर एग्जांपल हम ऐसा करते हैं, यूरिया लिखते हैं NH2 C डबल बॉन्ड O NH2. इसको यूरिएज एंजाइम जो है वो कैटलाइज करता है. यूरिएज किसके अंदर? NH3 और CO2 के अंदर. अब अगर आप इसे गौर से देखें तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया और ये कैटलिस्ट की वजह से हुआ. वो कैटलिस्ट का नाम क्या है? यूरिएज. तो मैंने कैटलिस्ट का नाम यूरिएज लिखना है. अच्छा, वैसे इसका नेम यूजुअली, कैटलिस्ट का नेम यूजुअली जिस सब्सटेंस पे ये अप्लाई हो रहा होता है वहां से निकलता है. फॉर एग्जांपल हमारा जो यूरिया है ये यूरिएज से निकला है क्योंकि ये यूरिया पे अप्लाई हो रहा होता है. खैर इट इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन समहाउ यूरिया पे अप्लाई होने वाला कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट या एंजाइम जो है वो यूरिएज कहलाता है. इसी तरह अगर मैं शुगर, कंसंट्रेटेड शुगर का सोल्यूशन लूं और उसमें मैं एंजाइम ऐड कर दूं, कौन सा? इन्वर्टेज. तो ये शुगर का सोल्यूशन जो है ना, कंसंट्रेटेड C12H22O11, ये हाइड्रोलाइज हो जाता है in two parts, C6H12O6 and the second part is also C6H12O6. अब आप कहेंगे ये तो सेम मॉलिक्यूल्स हैं. एक्चुअली ये है ग्लूकोज. दिस वन इज ग्लूकोज, दिस वन इज फ्रुक्टोज. इनके स्ट्रक्चर का फर्क है, इनमें फंक्शनल ग्रुप का फर्क है. ऑल्दो ये दोनों हैं तो मोनोसैकेराइड्स, लेकिन इनके स्ट्रक्चर का फर्क है. ये जो आपका रिएक्शन होता है ये होता है इन्वर्टेज एंजाइम की मौजूदगी में. इन्वर्टेज. नाउ स्टूडेंट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फर्मेंटेशन का प्रोसेस, उसमें होता क्या है कि C6H12O6 ग्लूकोज is converted into ethanol C2H5OH और CO2 बनाती है. बैलेंस करें अगर तो ये बैलेंस हो गया. ये किसकी मौजूदगी में बनाती है? जाइमेज की मौजूदगी में. वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोसेस इन इंडस्ट्री. इसका मतलब है एंजाइम इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल एथेनॉल बनाने के लिए जाइमेज एंजाइम यूज होता है. पहले ये सोचा जाता था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर शायद ये एक्टिव ना हो, अब तो ये इंडस्ट्रियल स्केल पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल ये आपका मैंने बताया है जो शुगर है इसके मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है एथेनॉल के अंदर. एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होते हैं. आप ये ना कीजिएगा कि जाइमेज को यूरिएज की जगह लगाएं तो वही प्रोडक्ट बन जाएंगी, वो अप्लाई नहीं होता. दे आर हाईली स्पेसिफिक टुवर्ड्स द मॉलिक्यूल. दैट इज व्हाई सम एंजाइम्स आर नेम्ड आफ्टर द मॉलिक्यूल और दे कैन नॉट बी सिंपली यूज फॉर दोज मॉलिक्यूल व्हिच आर यूजिंग सम अदर एंजाइम. जैसे कि अगर मैं यूरिया के लिए यूरिएज यूज कर रहा हूँ तो मैं इसकी जगह कोई और एंजाइम लगाऊंगा तो ये अप्लाई ही नहीं होगा. उसकी वजह ये है कि एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होते हैं. ये इसी तरह है जैसे एक ताला है, उस ताले के यहाँ लॉक है, ताला लॉक है, उसके अंदर वही चाबी जाएगी जो उस ताले के लिए, उस लॉक के लिए बनी होगी. अगर उस लॉक में आप कोई और चाबी ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो अगर चली भी जाए तो उसे खोल नहीं पाएगी. सेम इसी तरह एंजाइम होता है. एंजाइम एक
यूं समझ लें एक ऐसी सब्सटेंस होती है जो हाईली स्पेसिफिक होती है फॉर सर्टेन मॉलिक्यूल, वही उसके ऊपर आके जुड़ते हैं उसकी एक्टिव साइट पे और वही फर्दर रिएक्शन को प्रोसेस होने देते हैं या प्रोसेस कर पाते हैं। बाकियों के लिए वो एक ऐसी इनर्ट सब्सटेंस की तरह है जिससे वो कोई फायदा नहीं उठा सकते। सो जाइम में इसको इस पे ना लगाइएगा, इसको इस पे ना लगाइएगा, इसको मिक्स ना कीजिएगा, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। अब लॉक एंड की मेथड मेरे इस नजरिए को जस्टिफाई करेगा कि ये हर सब्सटेंस पे क्यों नहीं अप्लाई होते। देखें लॉक एंड की मॉडल क्या कहता है, वो कहता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक एंजाइम है और उसके ऊपर एक्टिव साइट्स है 2। मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक मॉलिक्यूल जिसे आप सबस्ट्रेट कह दें वो अटैच करने की कोशिश की। ये अटैच कैसे होगा, ये सिंपल इसमें जाके ऐड अप हो जाएगा। आप कहेंगे ये तो बिल्कुल ऐड अप हो सकता है क्योंकि उसकी जो एक्टिव साइट है वो सपोर्ट कर रही है उसकी शेप कि वो इसमें ऐड अप हो जाए। यानी कि आप यूं समझ लें ये की है, किसी और कलर से कर लेते हैं, ये की समझ लें, ये लॉक समझ लें, तो ये की लॉक में बैठ जाएगी। ये जहां पे सबस्ट्रेट जाके रिएक्टिविटी स्टार्ट करता है, अपना मैकेनिज्म स्टार्ट करता है, वो एक्टिव साइट या एक्टिव सेंटर्स कहलाते हैं एंजाइम के। स्टूडेंट ये होगा क्या, ये जो मेरे पास बना है कॉम्प्लेक्स सी शेप बन जाएगी जब उसमें जाके आपके ये जो सब्सटेंसेस हैं बैठ जाएंगी, तो कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। अब ये उसमें फिट हो रही है। देखें अगर मैं इसकी जगह इस तरह का मॉलिक्यूल लाता और इसमें ऐड करने की कोशिश करता तो आप कहते हैं कि ये फिटिंग नहीं सही। तो लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक ये सपोर्ट नहीं हो रहा। क्यों, इसकी कैविटी में पूरा नहीं उतर रहा। उसकी कैविटी में ये वाला मॉलिक्यूल तो पूरा उतर रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल पूरा नहीं उतर रहा। तो इन दैट सेंस कि कैविटी में जो एडजस्ट हो जाए मॉलिक्यूल, वो एंजाइम पे जाके एक्टिव साइट के साथ एक्टिव साइट पे जाके अपनी मैकेनिज्म को स्टार्ट कर देगा, केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर देगा, प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा। ये फटाफट तेजी से कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये यूं समझ लें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया है। आपके बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग वगैरह का जो कॉम्प्लेक्स सी स्टेट होती है वो बन गई है। अब होगा क्या नेक्स्ट स्टेज में, ये जो मॉलिक्यूल इस पे आके जुड़ा है एक्टिव साइट्स पे, ये उतर जाएगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें ये 2 प्रोडक्ट बन गई। पहले ये इस शेप में था, अब ये अलग हो गया। इसको मैकॉलिस और मेंटन ने बड़ा जबरदस्त एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा ये आपका एंजाइम है और ये आपका सबस्ट्रेट है। ये आपका एंजाइम है, ये आपका एंजाइम है, ये आपका सबस्ट्रेट है। ये आपस में आए, इन्होंने अटैचमेंट की लॉक एंड की मेथड के मुताबिक। वो एग्जैक्टली की जो है ना उस जगह पे आके बैठी जहां पे उसकी स्पेसिफिक कैविटी थी। इसको समझने के लिए ये पिक्चर देखें। ये आपके सामने एक एंजाइम है और आप देख रहे हैं इसमें जो खाली जगह है स्पेसिफिक कैविटी है और स्पेसिफिक शेप की है। इसके ऊपर 3 डिफरेंट शेप के मैंने क्या रखे हुए हैं, सबस्ट्रेट रखे हुए हैं। आप बिल्कुल समझ गए होंगे, दरमियान वाला सबस्ट्रेट उस पर आके लॉक करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरा सबस्ट्रेट इस पे जाके फिट बैठा और इसने इसके साथ मिलकर बना लिया ES। दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट लिव्ड। अब प्रोडक्ट बनने की तरफ हमारा जो मसला है वो हल होने की तरफ जा रहा है, हमारे प्रोडक्ट की तरफ बात जा रही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि जो आपका E है, ठीक है, वो अलहदा हो जाएगा और जो प्रोडक्ट है, अब सबस्ट्रेट नहीं बना, प्रोडक्ट बनेगी, वो अलहदा हो जाएगी। अगर आप गौर करें तो एंजाइम को तो कुछ नहीं हुआ। एंजाइम तो रिएक्शन के शुरू में भी E था, रिएक्शन के बाद में भी E है। और यहाँ भी देखें एंजाइम जैसा शुरू में है वैसे ही एंड पे है। आल्दो इसकी शेप मैंने थोड़ी बड़ी बना दी ताकि ये शो कर सकूं कि कैविटीज या एंजाइम की शेप को कुछ नहीं हो रहा, बस फर्क पड़ा है तो उस सबस्ट्रेट को पड़ा है जिसने आके रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाई है। सेम इसी तरह ये मेथड या ये मॉडल जो है, जो मैकॉलिस और मेंटर का मॉडल है फॉर द एंजाइम रिएक्शन, ये एक सिंपल इस चीज को आप यूं समझ लें जस्टिफाई कर रहा है या एक्सप्लेन कर रहा है।
ये एस इसकी ऊपर जाके जब अटैच होगा, कैविटी में जुड़ेगा, तब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स समझ लें और ये प्रोडक्ट समझ लें। ये एंजाइम है, ये प्रोडक्ट है। नाउ लास्ट बात जो शॉर्ट क्वेश्चन में आती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या एंजाइम स्पेसिफिक है? अच्छा, एफिशिएंसी इनकी बड़ी जबरदस्त होती है। देखें, हमारी ना बुक में एक चीज लिखी हुई है, दे आर लाइक हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। मैं जरा थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करना चाहूंगा। दे आर मोर एफिशिएंट एंड वेरी स्पेसिफिक कैटलिस्ट, रादर देन मैं कहूँ कि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। मैं इसको अगर सही कहूंगा, दे आर मोर एफिशिएंट देन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एंड दे आर वेरी स्पेसिफिक। वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। अगर मैंने जिस तरह एग्जांपल दी कि जाइमेस को यूरिएस की जगह इस्तेमाल करना चाहेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। एफिशिएंसी, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दे आर वेरी एफिशिएंट, दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन मल्टीपल टाइम्स। अब देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन 1 है तो वो कितने टाइम इंक्रीज कर देगा। दूसरा, हाईली स्पेसिफिक, इसका मतलब ये है कि हर आपका जो एंजाइम है वो हर किस्म के सबस्ट्रेट को ऑप्शन नहीं देगा कि वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जाए। वो हाईली स्पेसिफिक होगा। फॉर एग्जांपल सुक्रेज है या माल्टेज है या यूरिएज है या जाइमेस है, ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के लिए बने हैं। हर मॉलिक्यूल के लिए आप इनको जस्टिफाई नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दे विल नॉट फॉर्म प्रोडक्ट। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में भी एंजाइम है। फॉर एग्जांपल हमारे सलाइवा में माइलेज एंजाइम है और बहुत से हमारी बॉडी में एंजाइम है। दे वर्क एट बेस्ट एट सर्टेन टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर यानी कि 37.5 डिग्री के अराउंड ये बेहतरीन काम कर रहे होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता हमें बुखार हो जाए या हमारी किसी वजह से बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, किसी भी खून की कमी या किसी भी वजह से, तो हमारे एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी, उस लेवल की नहीं होगी जिस लेवल पे ऑप्टिमम टेम्परेचर पे होती है। इसका मतलब एंजाइम को ना बहुत हाई ना बहुत लो टेम्परेचर चाहिए, खास टेम्परेचर चाहिए जिस पे उनकी एक्टिविटी ऑप्टिमम होती है। सेकंड, पीएच एंड एंजाइम एक्टिविटी। स्टूडेंट एक बात समझ लें, जिस तरह टेम्परेचर उनको ऑप्टिमम चाहिए इस तरह उनको पीएच भी ऑप्टिमम चाहिए। ये ऐसे ही है कि अगर मैं पीएच बढ़ा दूंगा तो होगा क्या? होगा ये कि पीएच बढ़ाने से एंजाइम एक किस्म का यूं समझ लें डीकंपोज हो जाएगा या यूं समझ लें डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो जब वो डीएक्टिवेट होगा तो आप हरगिज उसको उस काबिल आउटपुट देने के काबिल नहीं समझेंगे या ना वो दे पाएगा। स्टूडेंट याद रखिए, प्रोटीन है, प्रोटीन डी नेचर हो जाते हैं। मैं यहाँ ना ये वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा था क्योंकि सेकंड ईयर में हम जरूर पढ़ेंगे डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। सॉल्वेंट, हाई टेम्परेचर या रेडिएशंस या पीएच, ये ना प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देती हैं या उसको डी नेचर कर देती हैं, उसकी एक्टिविटी को खत्म कर देती हैं। सेम इसी तरह अगर पीएच चेंज हो जाएगी ना तो उससे, चूंकि ये प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन की तरह बिहेव करेंगे, लिहाजा इनकी भी डीनेचरेशन हो सकती है, यानी कि इनकी नेचर तब्दील हो सकती है, ये खराब हो सकते हैं, अल्टर हो सकते हैं। सो आसान लफ्जों में कहूँ, पीएच बढ़ाने से या उनकी ऑप्टिमम पीएच के लेवल से निकल जाने से एंजाइम आपका डेड हो जाएगा, काम करना छोड़ देगा। मसलन अगर आप 14 पीएच पे अमाइलेज को एक्टिव समझें तो ये गलत फहमी है। अमाइलेज 7 पीएच हमारे सलाइवा में होता है, अमाइलेज एंजाइम। खैर कुछ लिटरेचर इसको 7 पीएच में कहते हैं, कुछ 6.8 में कहते हैं। समहाउ अगर मैं बड़ी जनरल बात करूं, 7 के करीब करीब ये बहुत एक्टिव होता है, बेहतरीन आउटपुट जनरेट कर रहा होता है। लेकिन अगर इस एंजाइम की एक्टिविटी में कम पीएच पे 2 पे ले जाके चेक करूंगा, यानी कि स्टमक में ये एंजाइम मेरा उस तरह काम करेगा जैसा मेरे माउथ के अंदर कर रहा है, तो डेट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये वो वहां जाके खराब हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा, डी नेचर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोटीन है। एंजाइम्स पे इनहिबिटर वही काम करता है जो बाकी कैटालिस्ट पे इनहिबिटर करते हैं। बाकी कैटालिस्ट पे इनहिबिटर क्या करते हैं? उसकी एक्टिविटी डेड कर देते हैं। तो इनहिबिटर इसके लिए भी पॉइजन का ही बाइस बनेगा, ऐसा नहीं है। मतलब अगर कुछ ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को खराब कर देते हैं, डेड कर देते हैं, पॉइजन बन जाते हैं,
सो इट कैन हैपन। तो इनहिबिटर या पॉइजन का काम, मैं अगर सही इनहिबिटर को काट के अगर सही लिख दूं तो इट कैन बी पॉइजन, इसको पॉइजन किया जा सकता है एंजाइम को, जरूरी नहीं है इनहिबिट किया जा सकता है पॉइंट। तो वो जो पॉइजन होगा वो इसके लिए इनहिबिटर का काम करेगा। कोएंजाइम, कैटलिस्ट में कोएंजाइम्स होते हैं। असल में ना कोएंजाइम जो होता है वो आपकी जो एंजाइम है उनके साथ मिलके उनकी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। फॉर एग्जांपल ये दो आपके सामने प्रोटीनिक एंजाइम्स हैं और इनमें ये जो सर्कल करके आपको दिखा रहे हैं ये इनके कोएंजाइम्स हैं। ये करते क्या है कि इसको यानी कि एंजाइम को प्रोमोट करते हैं, उसकी एक्टिविटी को बेइंतहा इम्प्रूव कर देते हैं। आई होप स्टूडेंट ये आपको टॉपिक समझ आया होगा, क्योंकि आपने इसको याद भी करना है, लिहाजा मैं मशवरा दूंगा कि आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन पहले याद कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली ये रिकरेंस में आते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो आपसे यही मैं कहना चाहूँगा कि इन रिएक्शंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इन सारे टॉपिक्स को आपको याद करना पड़ेगा। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और आप इससे रिलेटेड 2-3 एमसीक्यूज जो मैंने आपको कराए हैं वो भी कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।